हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 9 का पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक फंक्शंस, जो कि न केवल सी लैंग्वेज सीखने के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट मिलता है। और सी लैंग्वेज यदि आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो आगे की लैंग्वेजेस सीखना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर, फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। फंक्शन बेसिकली एक पीस ऑफ कोड को कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम ज़रा कोड विंडो पे जाते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई एक टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ। लेट्स से ए बी सी। मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, एंटर टू नंबर्स, राइट। उसके बाद मैं स्कैन एफ लिखता हूँ, %d एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। देन सी में असाइन करता हूँ और ए और बी का सम प्रिंट कराने के लिए मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ सम इज %d और सी की वैल्यू। ये जो कोड हमने लिखा है, इससे दो नंबर्स का एडिशन हो रहा है। तो जो टास्क हमें परफॉर्म करना था वो परफॉर्म करने के लिए इतना कोड लिखना ज़रूरी है। इस कोड के एक बार चलने से दो नंबर्स का एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ही प्रोग्राम में कई बार दो नंबर्स को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे यही कोड बार बार लिखना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि ये कोड हम एक बार बना लें और करली ब्रैकेट्स के मदद से हम इस कोड को कवर कर लें। यानी हमने ये पूरी लाइंस एक करली ब्रैकेट के पेयर के अंदर रखी हुई है। सी लैंग्वेज में करली ब्रैकेट से बने इस ब्लॉक को हम ब्लॉक कहते हैं। सी लैंग्वेज में करली ब्रैकेट से जब हम कोड को कवर कर लेते हैं तो इसको एक ब्लॉक कहा जाता है। तो ये एक ब्लॉक बन के तैयार हो गया है, और जब हम चाहें इस ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करें तो दो नंबर ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये तो एक टास्क है, ऐसे और भी कई सारे टास्क हो सकते हैं। जैसे मुझे पता करना है कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है, एक वेरिएबल बनाना है, यूज़र से एक नंबर लेना है, एंटर अ नंबर, देन यूज़र से लेने के लिए स्कैन एफ लगाऊंगा, ये नंबर ए में चला गया, और देखूंगा यदि ए की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है तो कहूँगा कि इवन नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो कहूँगा एल्स में ऑड नंबर है। बेसिकली इतना कोड लिखकर हमने एक टास्क परफॉर्म कर लिया है। ये कोड चलेगा तो एक नंबर के बारे में ये चेकिंग होगी कि वो इवन है या ऑड। आप समझ सकते हैं ये कोड अलग है, जिससे कि इवन ऑड चेक करने का टास्क परफॉर्म हो रहा है, जबकि ऊपर जो हमने कोड लिखा है ये अलग है, ये यूज़ आ रहा है दो नंबर को ऐड करने के लिए। अब किसी एक बड़े प्रोग्राम में हो सकता है हमें कई बार दो नंबर को ऐड करने की ज़रूरत पड़े, कई बार हमें ऑड इवन चेक करने की ज़रूरत पड़े, तो हमें दोनों कोड की ज़रूरत पड़ती रहेगी। बार बार इस कोड को रिपीटेडली लिखने से बेहतर है कि हम इसको एक बार लिखें, और ये जो ब्लॉक हमने बना लिया है करली ब्रैकेट से, बेसिकली इस ब्लॉक को हम पहचान के लिए कुछ नाम दे दें। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ ऐड, ठीक है। और ये जो कोड है ये ऑड इवन चेक करने के लिए है, तो इस ब्लॉक का मैं नाम रख देता हूँ, लेट्स से इज इवन। आप देख रहे हैं नाम के बाद मैं पैरेंथेसिस भी लगा रहा हूँ और कोई सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ।
तो ये नाम है किसका, इस वाले ब्लॉक का। सिमिलरली ये नाम है किसका, इस वाले ब्लॉक का। तो इस तरीके से दोनों ब्लॉक के अपने अलग अलग नाम हैं। तो हम कह सकते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एक पीस ऑफ कोड लिखना होता है। उस पीस ऑफ कोड को हम बार बार यूज कर सकें, इसके लिए हम उसे पहचान के लिए एक नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ दो पीस ऑफ कोड लिखे हुए हैं, दोनों अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों को पहचान के लिए कुछ नाम दिया है। जैसे पहले वाले कोड का नाम दिया है ऐड, दूसरे वाले कोड का नाम दिया है इज इवन। ये ही फंक्शन कहलाते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, जिसका कि कुछ नाम होता है। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि मैं जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं सिर्फ इस पीस ऑफ कोड के नाम से इस कोड को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, लेट्स से एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मैंने मेन फंक्शन लिखा, इसके अंदर मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा। अब मैं 2 नंबर को ऐड कराना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ लिख दिया ऐड, दैट्स इट। मेरा ये एक लाइन लिखना इतनी लाइंस लिखने के बराबर है। यानी मैंने जो एक लाइन में लिखा ऐड, मैंने इस कोड का नाम लिखा, ये जो हाईलाइट किया हुआ है कोड, इसका नाम है ऐड। तो मैंने अपने प्रोग्राम में जहाँ ऐड लिखा है, देखने में लग रहा है ये एक लाइन लिखी है, पर ये एक लाइन इतनी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक लाइन नहीं चल रही है, बल्कि ये पूरा कोड चल रहा है जिसका नाम ऐड। तो इसका मतलब अगर हमें ऑड इवन चेक करना है तो हम लिखेंगे इज इवन, ठीक है। फिर मान लीजिए मुझे 2 नंबर को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर से मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ। फिर मुझे एक और बार 2 नंबर को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं कॉल करता हूँ। यानी मैं अपने प्रोग्राम में जितनी बार मर्जी है ये लाइन लिख सकता हूँ। जितनी बार लिखूंगा उतनी बार ये कोड चलेगा, यानी ये कोड बार बार चलेगा। तो आपको लिखना कम पड़ा। सोचिए यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए या तो ये सारी लाइंस लिखनी पड़ती, पर लिखनी नहीं पड़ी क्योंकि ये एक बार आपने बना लिया, इसको पहचान के लिए एक नाम दे दिया और यहाँ से सिर्फ इसको कॉल कर लिया। तो ये स्टाइल प्रोग्रामिंग की कैसी है, इसमें आपको ज़्यादा लाइंस नहीं लिखनी पड़ती, बड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है आपका प्रोग्राम, राइट। तो अभी अपने को क्या समझ में आया, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड जिसका कि कुछ नाम होता है। ओके, तो फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड टू अकम्प्लिश सर्टेन ऑपरेशन, इट हैज सम नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब ये जो फंक्शन है इसे किसने बनाया, हमने बनाया, तो ये कहलाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, यूजर डिफाइंड। ये फंक्शन कैसा है, यूजर डिफाइंड, ठीक है। पर अब आप देख के समझ पा रहे होंगे, ये भी तो आप किसी फंक्शन का नाम ही लिख रहे हैं। जैसे आपने ये फंक्शन लिखा ना ऐड, वैसे ही तो आपने ये लिखा है क्लियर स्क्रीन। लेकिन ये ऐड लिखने पर क्या चल रहा है, ये कोड, ये आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने ही लिखा है। पर ये लिखने पर क्या चल रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर ये भी किसी पीस ऑफ कोड का नाम है। लेकिन वो पीस ऑफ कोड हमने नहीं लिखा, तो किसी और ने लिखा, किसी पहले से प्रोग्रामर ने लिख दिया। इसीलिए वो पीस ऑफ कोड जो पहले से लिखा हुआ है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, प्री डिफाइंड फंक्शंस जो पहले से बने हुए हैं, और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बना रहे हैं और प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से बने हुए हैं। आइए अब कुछ और टेक्निकल टर्म्स समझते हैं। यहाँ 3 टर्म्स की मैं बात करूंगा, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन जिसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, और फंक्शन कॉल। इन तीनों को समझने के लिए वापस से हम अपना प्रोग्राम देखते हैं। ये हमने फंक्शन बनाया। सो व्हाट इज ऐड, ऐड क्या है, ऐड एक नाम है। किसका नाम, इतनी लाइंस के बंच को हमने एक नाम दे दिया, इतने कोड को हमने एक नाम दे दिया। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है। अच्छा, ये चलेगा कब, ये लिख देने से नहीं चलेगा। ये यहाँ पर जब मैंने ऐड लिखा ना, तो इस लाइन के चलने पर
ये पूरा कोड चल रहा होगा। ओके, हम जानते हैं प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है। मेन के अंदर जो पहली लाइन लिखी है वो पहले चलेगी, यानी पहले स्क्रीन क्लियर होगी। उसके बाद ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, मतलब ये पूरा पूरा कोड चलेगा। तो ये जो कोड है ना, ये हमने ऐड नाम के फंक्शन को डिफाइन किया है। इसको बोलेंगे फंक्शन को डिफाइन करना। देखिए टेक्निकल टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स का अलग अलग मतलब है। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल। कभी भी ऐसा ना करिएगा कि फंक्शन डेफिनेशन को डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, डिक्लेरेशन को कॉल बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छे से समझिए, तीनों अलग अलग हैं, तीनों ही अलग है। डेफिनेशन हम किसको बोलते हैं? पीस ऑफ कोड लिखा, करली ब्रैकेट में बंद किया और ऊपर कुछ नाम लिख दिया, ऐसा करने को फंक्शन डिफाइन करना कहते हैं। यानी हमने फंक्शन का भाग्य लिखा है कि जब वो चलेगा तो वो पहली स्टेप क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, ये हमने लिख दिया है फंक्शन डिफाइन करने के दौरान। तो ये क्या है? यहाँ भी तो ऐड लिखा है, ये तो एक सिंगल स्टेटमेंट है ना। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, यानी हमने फंक्शन को कॉल किया है। ये एक लाइन सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन की पूरी पूरी डेफिनेशन को। तो ये एक लाइन चलने का मतलब पूरी डेफिनेशन चलेगी। तो ये फंक्शन को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ये भी फंक्शन कॉल है, ये भी फंक्शन कॉल है। फंक्शन यदि कॉल हो रहा है तो ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो फंक्शन की डेफिनेशन भले ही लिखी हो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब आपने 3 बार कॉल किया है ऐड को, इसीलिए ये फंक्शन 3 बार चलेगा। इज इवन फंक्शन को आपने एक बार कॉल किया तो एक ही बार चलेगा। ये रहा इज इवन फंक्शन, ये इज इवन फंक्शन की डेफिनेशन, और ऊपर हमने इज इवन फंक्शन को कॉल किया। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है फंक्शन डेफिनेशन क्या है और फंक्शन कॉल क्या है। डिक्लेरेशन एक तीसरी अलग चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस नहीं करी है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी इसको पेंडिंग छोड़िए। अभी आपने डेफिनेशन कॉल अच्छे से समझ लिया है, तो आगे देखें। ओके, आइए अब हम एक प्रोग्राम समझते हैं। ये प्रोग्राम का बेसिकली मकसद कोई मीनिंगफुल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इसमें हम ये समझ पाएंगे कि कैसे एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस बने होते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ देखिए डायग्राम में आपको एक रैम दिख रही है, आप देख सकते हैं ये रैम वाला पोर्शन है। इसके नीचे एक आउटपुट स्क्रीन वाला पोर्शन है, और बाकी कोडिंग मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो जैसे एक प्रोग्राम हमने बनाया जिसमें हमने सबसे पहले मेन फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने 3 लाइंस लिखी हुई हैं। आप देख के समझ सकते हैं कि इसकी पहली लाइन में हम ए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देन हमने बी फंक्शन को कॉल किया, देन अगेन हम ए नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इसी प्रोग्राम में ये भी ज़रूरी है कि ए और बी नाम के 2 फंक्शंस बने हों। तो देखिए एक फंक्शन मैंने बनाया ए नाम का, एक और फंक्शन मैंने बनाया बी नाम का। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हम छोटे छोटे रूल्स हैं जो इस एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने वाले हैं। जैसे उसमें से एक पहला रूल ये है कि एक प्रोग्राम में आप कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं होगा। अगर अभी अभी हमने देखा था कि फंक्शन डिफाइन करना एक अलग बात है और फंक्शन को कॉल करना एक अलग बात है। तो आप समझ सकते हैं कि फंक्शन कॉल हो रहा है इस लाइन में, मेन की पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन डिफाइन कहाँ हुआ? ए नाम का फंक्शन डिफाइन कहाँ हुआ? ए नाम का फंक्शन डिफाइन हुआ है यहाँ पर। ओके, तो बी नाम का फंक्शन डिफाइन हुआ है सबसे नीचे। आप देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन को डिफाइन फंक्शन के अंदर नहीं कर रहा है, हाँ कॉल ज़रूर कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कॉल ज़रूर कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं पूरे इस कोड में कितने फंक्शंस हमने डिफाइन किए? 3। एक का नाम मेन रखा है, एक का नाम ए रखा है, एक का नाम बी रखा है। अब प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले मेन फंक्शन ही चलता है। तो अब आप एक और इम्पॉर्टेंट रूल याद रखिए, एक प्रोग्राम में चाहे जितने फंक्शन बनाए, मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यानी आपको अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन का नाम मेन ज़रूर रखना होगा, और हर फंक्शन का नाम अलग अलग रखना भी ज़रूरी है। तो आपने मेन फंक्शन से प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अच्छा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने जो 3 फंक्शन बनाए हुए हैं ये किस ऑर्डर में डिफ़ाइन किए। यानी ज़रूरी नहीं है कि मेन को मैं सबसे पहले डिफ़ाइन करूँ, मेन को बीच में या सबसे लास्ट में भी डिफ़ाइन कर सकता था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जीक्यूशन तो हमेशा मेन से ही स्टार्ट होगा। तो ये रेड एरो आपको बता रहा है कि अभी मेन चलना स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही मेन चलना स्टार्ट हो रहा है, मेन फंक्शन को रैम में मेमोरी मिल जाएगी।
किसी भी फंक्शन को रैम में मेमोरी तब मिलती है जब वो फंक्शन कॉल होता है। अब मेन फंक्शन कॉल हुआ है, हम जानते हैं कोई भी फंक्शन तब चलता है जब उसे कॉल किया जाता है। तो मेन फंक्शन को कब कॉल किया गया, किसने कॉल किया? तो इसको, ये इंटरव्यू के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन को कौन कॉल करता है? मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। तो अगर कोई पूछे कि मेन फंक्शन किसने कॉल किया, तो आप कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया। अब जैसे मेन फंक्शन रैम में आ चुका है, तो किसी भी फंक्शन को रैम में मेमोरी जो मिलती है वो बेसिकली दो रीज़न से मिल रही है। एक तो उसे अपने इंस्ट्रक्शंस को रखना है, दूसरा डेटा को रखने के लिए जो वेरिएबल्स बनाए होंगे उस फंक्शन के अंदर उसको रखना है। हर फंक्शन का स्कोप अलग अलग है, तो एक फंक्शन में बने वेरिएबल्स को दूसरे फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता। तो इस प्रोग्राम में अभी मेन फंक्शन से कोडिंग स्टार्ट होती है, कंट्रोल मेन की बॉडी के अंदर आता है, एग्जीक्यूशन होता है मेन की पहली लाइन का, यानी ए फंक्शन को किया जाता है कॉल। अब ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ये लाइन तो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल ए फंक्शन की कोडिंग तो नीचे लिखी हुई है। तो कंट्रोल जंप करके जाएगा ए फंक्शन के पास, यानी जैसे ही ए फंक्शन कॉल हुआ, ए फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही ए फंक्शन कॉल हुआ है, रैम में ए फंक्शन को भी लोड किया जाएगा, यानी इससे पहले तक ए फंक्शन रैम में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही ए फंक्शन कॉल हुआ रैम में आ गया। इसके बाद ए फंक्शन की कोडिंग चलना स्टार्ट हुई। देखिए मेन रैम में बना हुआ है, उसका काम पेंडिंग है, उसकी एक लाइन अभी चल रही है, जिसके कारण ए फंक्शन भी रैम में आ गया है और उसकी कोडिंग भी अभी चल रही है। तो मेन पेंडिंग स्टेट में चला गया है, ए अपनी कोडिंग अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम कहेंगे ए ने प्रिंटफ को कॉल कर लिया। ए की पहली लाइन में हमने लिखा है प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करना। प्रिंटफ फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन वो भी है तो एक फंक्शन। तो जैसे ही प्रिंटफ को कॉल किया, प्रिंटफ फंक्शन रैम में आ जाएगा। प्रिंटफ फंक्शन की कोडिंग हमें दिखाई तो नहीं दे रही क्योंकि उसे हमने नहीं लिखा, लेकिन वो डेफिनेटली है और वो कोडिंग एग्जीक्यूट हो रही है, जिसके चलने से आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा हेलो। जैसे ही प्रिंटफ फंक्शन की कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, प्रिंटफ फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, वैसे ही प्रिंटफ फंक्शन की मेमोरी रिलीज हो जाएगी, यानी प्रिंटफ अब रैम में नहीं है और कंट्रोल ए फंक्शन के एंड पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ए फंक्शन का काम भी खत्म हो चुका है, अब ए का भी समय आ गया है, वो भी रैम से रिलीज हो जाएगा। न केवल ए फंक्शन रैम से रिलीज होगा, कंट्रोल वापस वहां जाएगा जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था, यानी मेन फंक्शन ने ए को कॉल किया था, वो लाइन अब एग्जीक्यूट हो चुकी है, मेन की दूसरी लाइन चलेगी, यानी बी फंक्शन को किया जाएगा कॉल। जैसे ही बी फंक्शन को कॉल करेंगे, कंट्रोल बी फंक्शन के पास आएगा और बी को भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। आप देख रहे हैं रैम में फंक्शंस आते हैं चले जाते हैं, जब कॉल होते हैं तो रैम में आते हैं, जब काम खत्म हो जाता है तो रिलीज हो जाती है उसकी मेमोरी। बी फंक्शन को जैसे ही हमने कॉल किया, बी रैम में आया, कंट्रोल अब बी फंक्शन की डेफिनेशन पर है, इसमें ए फंक्शन को कॉल कर लिया गया है। अब देखिए कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेन ही दूसरे फंक्शंस को कॉल करे। आप देख सकते हैं ए फंक्शन ने प्रिंटफ को कॉल किया था, बी फंक्शन ने ए को कॉल कर लिया। तो कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो जैसे ही ए फंक्शन को कॉल किया गया, कंट्रोल ए फंक्शन के पास चल जाएगा, यानी बी ने ए को कॉल किया है तो बी पेंडिंग स्टेट में चला गया और ए को रैम में लोड कर लिया गया। अब ए की कोडिंग चल रही है, ए की कोडिंग के नाम पर प्रिंटफ एकमात्र स्टेटमेंट उसके अंदर लिखा है, यानी ए ने प्रिंटफ को कॉल किया तो प्रिंटफ को रैम में मेमोरी मिलेगी और प्रिंटफ के एग्जीक्यूट होने से स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटफ का काम खत्म तो प्रिंटफ की मेमोरी भी रिलीज हो जाएगी और कंट्रोल ए की लास्ट लाइन पे आ जाएगा, यानी ए का काम भी खत्म हो चुका है, तो ए की मेमोरी हो जाएगी रिलीज और कंट्रोल वहां जाएगा जहां से ए को कॉल किया गया था। इस बार ए फंक्शन को बी ने कॉल किया था, इसलिए कंट्रोल बी फंक्शन के पास जाएगा और क्योंकि बी फंक्शन में और कोई लाइन नहीं लिखी है तो बी की बॉडी भी एंड हो गई। जैसे बी की बॉडी एंड हुई, बी का काम खत्म, बी की मेमोरी रिलीज और कंट्रोल वापस वहीं जाएगा जहां से बी कॉल हुआ था, यानी मेन फंक्शन के पास। आप देख सकते हैं रैम में अभी बहुत सारे फंक्शन दिखाई दे रहे थे, अभी अकेला मेन है। तो ये होता रहता है कि फंक्शंस के नाम पर मेमोरी एलोकेट होती है और रिलीज होती है। अब मेन एक बार फिर ए फंक्शन को कॉल कर रहा है, जिसके चलते ए फंक्शन रैम में आता है, ए फंक्शन को मेमोरी मिली है, ए फंक्शन की कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ए ने प्रिंटफ को कॉल किया तो प्रिंटफ को मेमोरी मिल गई, प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो रहा है जिसके कारण तीसरी बार हेलो प्रिंट हो गया और प्रिंटफ का काम जैसे ही खत्म हुआ, प्रिंटफ की मेमोरी रिलीज हो जाती है,
ए का काम भी खत्म हो गया, इसलिए ए की मेमोरी भी रिलीज हो गई और अब कंट्रोल आ चुका है मेन के लास्ट में, यानी मेन फंक्शन का भी काम खत्म हो गया है। तो कंट्रोल वापस जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जिसने मेन को कॉल किया था और इसी के साथ मेन की मेमोरी भी हो जाएगी रिलीज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे फंक्शंस बने होते हैं उनका एग्जीक्यूशन होता है। फंक्शन बनाने का एक बढ़िया फ़ायदा ये है कि मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। अगर सोचिए ये सारा का सारा कोड हम मेन फंक्शन के अंदर लिख देते तो मेन फंक्शन डेफिनेटली ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। तो बहुत सारे फंक्शन बनाने की बजाय अगर अकेले मेन फंक्शन को बनाया जाए और सारा का सारा कोड बहुत सारा कोड हम मेन फंक्शन के अंदर लिख देते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि मेन फंक्शन को रैम में आने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि प्रोग्राम को जितनी मेमोरी मिली हो उतनी से ज़्यादा मेमोरी अकेले मेन फंक्शन को चाहिए हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेमोरी की कमी की वजह से प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप फंक्शंस बना के काम करेंगे तो मेमोरी का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेवरल फंक्शंस के बीच में, और जब मेन फंक्शन रैम में आएगा तो वो थोड़ी सी जगह कंज्यूम करेगा और किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो रैम का और हिस्सा कंज्यूम होता है। लेकिन तीसरा हिस्सा कंज्यूम हो उससे पहले जो नया फंक्शन हमने कॉल किया था उसका काम खत्म हो गया है, उसकी मेमोरी रिलीज हो गई है, तो वापस से रैम में जो जगह एलोकेट की गई थी वो फ्री हो जाती है। इस तरीके से रैम में कम जगह होते हुए भी हम बहुत बड़े साइज का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। तो फंक्शंस बनाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसका एक फ़ायदा हमें समझ में आया, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने लायक हैं। प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन, यानी आप कितना भी छोटा प्रोग्राम क्यों ना बना रहे हो सी लैंग्वेज में, आपको कम से कम एक फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। और यदि एक ही फंक्शन बना रहे हैं तो उसका नाम मेन ही रखना पड़ेगा। हर फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए, यानी सभी फंक्शंस का नाम अलग अलग होगा। कभी भी दो अलग अलग पीस ऑफ कोड के नाम सेम नहीं रखे जा सकते। फंक्शन एक ऑपरेशन की तरह है, एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। एक बार आप उसे डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद जितनी बार मर्जी है उसे कॉल करिए। ये अभी हमने पिछली स्लाइड्स में समझ भी लिया। वन फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट बी मेन, यानी पूरे प्रोग्राम में किसी एक फंक्शन का नाम तो मेन होना ही चाहिए। फंक्शन तभी मेमोरी लेते हैं जब उन्हें कॉल किया जाता है, और उनकी मेमोरी रिलीज भी हो जाती है जब उनकी कोडिंग फिनिश हो जाती है। फंक्शन बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा है मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन का मतलब होता है एक बड़े टास्क को, जैसे मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम बनाने को कहा गया और काफ़ी बड़ा टास्क है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, जैसे मुझे एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, मुझे बनाना है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर तरह का कैलकुलेशन मैं कर सकूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो ये एक बड़ा टास्क है। अब इस बड़े टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, इसमें बहुत कुछ करना है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, और शायद इसलिए कि हम टीम में जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और भी बहुत सारे रीज़न के कारण, हम क्या करते हैं कि अपने इस बिगर टास्क को कई सारे छोटे छोटे स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड करते हैं। ऐसा करने को मॉड्यूलराइजेशन कहते हैं। तो मॉड्यूलराइजेशन क्या है? स्प्लिटिंग अप ऑफ अ बिगर टास्क इनटू सेवरल स्मॉलर सब टास्क। तो ऐसा करना मॉड्यूलराइजेशन है, और मॉड्यूलराइजेशन करने पर जो छोटे छोटे सब टास्क बन जाते हैं, एक एक सब टास्क के लिए कोडिंग करेंगे तो वो फंक्शन ही तो होगा। जैसे कैलकुलेटर में मुझे एक सब टास्क समझ में आया एडिशन, एक समझ में आया सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन, तो हमें इन सब के लिए एक एक फंक्शन बना देना चाहिए। तो आइडियली क्या होता है, एक फंक्शन एक टास्क परफॉर्म करता है। अब आपने एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन बनाए हुए हैं और हर फंक्शन एक यूनिट टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो प्रोग्राम को रीड करके पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हर लॉजिक बाउंडेड होता है, एक ब्लॉक में डिफाइंड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक है तो ये एक टास्क है, ये दूसरा ब्लॉक है तो दूसरा टास्क है। तो रीडेबिलिटी आपके प्रोग्राम की बहुत स्ट्रांग हो जाती है। टेस्टिंग करना भी बहुत आसान हो जाता है। आप इंडिविजुअली फंक्शन बाय फंक्शन भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमें पूरे प्रोग्राम को एज अ होल भी टेस्ट करना होता है, लेकिन हम एक एक फंक्शन को, यानी एक एक जॉब प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी टेस्टिंग बहुत इजीली कर पाते हैं। हमें कल को किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना होता है तो वो भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक फंक्शन का अपना अलग स्कोप होता है। तो अगर एक फंक्शन में चेंजेस करेंगे तो उसका असर दूसरों पे नहीं पड़ेगा। हमें बार बार एक ही तरह का कोड नहीं लिखना पड़ता।
हम फंक्शन एक बार बनाते हैं और उसको कॉल जितनी मर्जी है उतनी बार करते हैं, तो हमें बार बार एक ही तरह का कोड लिखना नहीं पड़ेगा। और बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन जो मैंने अभी आपको समझाया कि पूरे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन है सब एक साथ मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जब जो कॉल हो रहा है तभी उसको मेमोरी लग रही है। तो इसलिए बहुत बड़े प्रोग्राम्स भी बहुत कम मेमोरी में एग्जीक्यूट हो पाते हैं। ये सिर्फ फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन मात्र था जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें समझी थी। असली में फंक्शन किस तरीके से बनाएंगे, कोड करेंगे, यानी कितने तरीकों से हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, या और भी बहुत टिपिकल बातें, ये सब हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। तो ये तो आप देख रहे थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना ना भूलिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।